आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस का चैनल विशेष तौर पे बनाया गया है कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। इसके अंतर्गत आपको ऑफिस एप्लीकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेब टेक्नोलॉजीज और आरडीबीएमएस, डीएबीएमएस, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे टैली के संबंधित जानकारी मिलेगा। मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर बटन पर क्लिक करके आपसे शेयर करिए, लाइक बटन पे क्लिक करके इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आपको बेल आइकन मिलेगा, आप बेल आइकन को जरूर सेलेक्ट करिए। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा उसका अलर्ट मिल जाया करेगा। आपसे एक बार और निवेदन है कि आप मेरे वीडियो को जब भी देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करें, जिससे मुझे भी ये पता लगे कि मैं वीडियो जो आपके लिए बना रहा हूँ वो आपके लिए सहयोगी है कि नहीं। तो चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज का जो क्लास है वो सी प्रोग्रामिंग से संबंधित होगा और ये हमारा 18 लेसन है, पार्ट है, 18वां क्लास है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, स्ट्रिंग हैंडलिंग। तो हमारा जो सी लैंग्वेज होता है इसमें आपको स्ट्रिंग को हैंडल करने के लिए बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शन मिलते हैं और हम खुद भी प्रोग्रामिंग के जरिए इनको हैंडल करने का काम करते हैं। और आपका जो एग्ज़ाम है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपका जो एग्ज़ाम है ओ लेवल का विशेष तौर पे उसमें स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि जब आप बहुत सारे अक्षरों का समूह बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। एक प्रोग्रामिंग भाषा में आप कह सकते हैं कि जब आप कैरेक्टर्स का एरे बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रिंग। तो कहीं ना कहीं हम लोग स्ट्रिंग पहले भी यूज कर रहे थे। आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे थे उसमें हमें स्ट्रिंग वेरिएबल लेना होता था, ऐसे नेम, तो हम लोग कैर लिखते थे, एन एक वेरिएबल लिया, बड़े ब्रैकेट में उसकी साइज देते थे 20, तो वहाँ आपको एन वेरिएबल में 20 कैरेक्टर को रखने की अनुमति मिलती थी। तो आप पहले भी स्ट्रिंग को यूज कर रहे थे। पर आज का जो वीडियो होगा वो स्पेशली डेडिकेटेड होगा कि आप स्ट्रिंग के साथ कैसे काम करें। तो आपको सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग के साथ अगर काम करना है तो आपको सी बहुत सारे बने बनाए फंक्शन देता है, इनके माध्यम से आप स्ट्रिंग को हैंडल कर सकते हैं। इनके रिलेटेड जो रेडीमेड फंक्शंस बनते हैं मिलेंगे आपको, उनमें आपको स्ट्रिंग का कंपैरिजन करना, दो स्ट्रिंग को आपस में मर्ज करना, स्ट्रिंग को कॉपी करना, इस तरीके के बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो उनके संबंधित आपको बहुत सारे प्रीडिफाइंड फंक्शंस मिलेंगे। आपका जो फंक्शन होगा, इन फंक्शनों के लिए एक हेडर फाइल होता है, उस हेडर फाइल का नाम स्ट्रिंग डॉट एच होता है। तो जब भी आप इन रेडीमेड फंक्शनों का प्रयोग करेंगे तो आपको स्ट्रिंग डॉट एच हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करना ही होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें स्ट्रिंग से रिलेटेड काम करना है तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो जब भी आप किसी भी स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे होंगे तो फर्स्ट उसका डिक्लेरेशन करना अनिवार्य होता है। डिक्लेरेशन करने के लिए आप कैर वेरिएबल लिखेंगे, कैर लिखेंगे, कैर कैर के साथ आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, फिर उसकी आप साइज देंगे। जैसे उदाहरण के रूप में आपने कैर लिखा, एन लिखा, साइज आपने 20 दे दी, तो ये जो डिक्लेरेशन होगा इसे हम लोग स्ट्रिंग डिक्लेरेशन बोलेंगे। स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के लिए हमें अलग से कोई स्ट्रिंग डेटा टाइप नहीं मिलता है। अगर हम जावा या ऐसे लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ हमें स्ट्रिंग अलग से एक डेटा टाइप मिल जाता है, पर यहाँ पर हमें कैर डेटा टाइप के मदद से ही स्ट्रिंग बनाना होगा। एक विशेष बात आपको और मैं दिखाना चाहता हूँ कि आपका जो स्ट्रिंग होता है उसमें जो ये सिंबल होता है आपका बैक स्लैश जीरो, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं नल करेक्टर। और आपके प्रोग्रामिंग में ये बहुत ही अहम रोल अदा करेगा। तो नल करेक्टर जो होता है ये क्या है इसके बारे में जानें। जैसे सपोज करिए आपने एक स्ट्रिंग इनपुट किया राम, RAM, राम, ये 3 करेक्टर का है। तो जब आप प्रोग्राम बना रहे होंगे
तो ये कैसे आप प्रोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो ख़त्म हुआ कि नहीं। तो जब आप कोई स्ट्रिंग इनपुट या असाइन करते हो तो उसके लास्ट में ये सिंबल लग जाता है और इस सिंबल को हम लोग नल कैरेक्टर बोलते हैं। नल कैरेक्टर प्रस्तुत करता है आपके स्ट्रिंग के एंड को और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए बैकस्लैश जीरो का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। हमारा जो स्ट्रिंग है इसको अगर आप इनपुट या आउटपुट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कुछ फंक्शंस मिलते हैं। प्रिंटएफ और स्कैनएफ हम पहले से यूज कर रहे थे, तो आपको पहले से पता है कि प्रिंटएफ से आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं, स्कैनएफ से प्रिंट जो आपने इनपुट करना है स्ट्रिंग में वो आप इनपुट कर सकते हैं। ऐसे ही आपको एक फंक्शन पुट्स मिलेगा और एक फंक्शन गेट्स मिलेगा। तो गेट्स फंक्शन जो होता है ये स्पेशली सी में आपको मिलता है स्ट्रिंग की वैल्यू को इनपुट करने के लिए, और उस वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो आप पुट्स फंक्शन का प्रयोग करेंगे। तो अभी मैं आपको डायरेक्ट टर्बो सी में ले चलता हूँ। वहाँ पर मैंने कुछ प्रोग्राम्स पहले बना के रखे हुए हैं, तो प्रोग्राम में मैं इन गेट्स फंक्शन को यूज करूँगा। तो वहाँ मैं और ज़्यादा आपको क्लियर कराऊँगा कि इन फंक्शनों का क्या प्रयोग होता है। उसके अलावा हमारा जो स्ट्रिंग हैंडलिंग होगा सी में, इसके लिए सी आपको बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस देता है जिसे हम लोग बुल्टिन फंक्शन बोलते हैं। जैसे strlen, strlen का जवाब होता है स्ट्रिंग का लेंथ पाना। strcat का मतलब होता है अगर आपको दो स्ट्रिंग को मर्ज करके एक करना है तो उसके लिए strcat का सहारा लेंगे। strcpy ये दो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए राम सिंह अलग अलग स्ट्रिंग है तो आप चाहते हैं सिंह राम में कॉपी हो जाए, तो उसके लिए आप strcpy का यूज करेंगे। strcmp कंपैरिजन उद्देश्य के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे आपको लाइब्रेरी फंक्शन मिलेंगे, आवश्यकता पड़ने पे हमें उन्हें यूज करना होता है। तो लेंथ निकालने के लिए हो गया, आपका कॉन्कैटिनेशन माने मर्ज करने के लिए हो गया, कॉपी करने के लिए हो गया। कॉपी का मतलब कोई एक स्ट्रिंग है ए के अंदर, उसको कॉपी करके हमें बी में ले आना है तो उसके लिए आप strcpy लगाएंगे और एक कंपैरिजन का फंक्शन आता है। तो मैं आपके सामने कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम्स लेके आता हूं और उसका सोल्यूशन लेके आता हूं और उसी में ही मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के साथ हम आप कैसे काम करते हैं। तो चलिए मैं अपना पहला प्रोग्राम आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं स्ट्रिंग का। तो देखिए इस प्रोग्राम का उद्देश्य ये होगा सिंपल कि हम लोग एक स्ट्रिंग इनपुट करेंगे और हमारा जो कंप्यूटर है उस स्ट्रिंग का लेंथ हमें बताएगा। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो पहला लाइन जो है यहाँ मैंने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है और उसके लिए एक वेरिएबल लिया है str, उसकी साइज ली है मैंने 100। इसका मतलब ये हुआ कि आप str नाम के वेरिएबल में 100 कैरेक्टर्स को इनपुट कर पाएंगे। फिर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ scanf की मदद से मैंने str वेरिएबल को इनपुट करने का काम किया है। अब मैंने जो स्ट्रिंग इनपुट करूँगा वो str में जाएगा। अब मुझे str में इनपुट किए गए कैरेक्टर्स का स्ट्रिंग का लेंथ पाना है, तो लेंथ पाने के लिए एक फंक्शन है, रेडीमेड फंक्शन है strlen। तो मैंने strlen और ब्रैकेट में str लिखा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि str में उपस्थित जो स्ट्रिंग होगा उसका आपको ये लेंथ दिखाएगा। आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप स्ट्रिंग का कोई प्री डिफाइंड फंक्शन यूज करेंगे तो उसके लिए string.h एक हेडर फाइल है। आपको इस हेडर फाइल को मस्ट है कि अपने प्रोग्राम में आप सम्मिलित करिए। फिलहाल मैंने यहाँ पे scanf का प्रयोग किया है और मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि एक गेट्स फंक्शन भी होता है। तो अभी मैं आपको scanf का कुछ ड्रॉबैक, कुछ कमी दिखाऊंगा और उसी कमी को दूर करने के लिए हमें यहाँ पे गेट्स फंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम लोग रन करके देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट होता है। सपोज करिए आपने लिखा ICIT, तो आप देख रहे होंगे यहाँ आपको बता दे रहा है कि ICIT में आपने 4 कैरेक्टर इनपुट किए। अब मैं इस प्रोग्राम को फिर रन करता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया ICIT, यहाँ मैंने लिख दिया गोंडा। तो अब आपको ये बता दे रहा है कि आपने कितने कैरेक्टर इनपुट किए हैं। पर अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि मैंने लिखा ICIT
और एक स्पेस दे दिया, और स्पेस के बाद जब मैं कोई स्ट्रिंग लिखूंगा तो जब आप स्कैन-एफ के जरिए किसी स्ट्रिंग को इनपुट कराते हैं तो स्पेस का जो सिंबल होता है वो टर्मिनेटर का काम करता है। तो जैसे ही आपने स्पेस किया ICIT के बाद, तो आगे भले ही आप वैल्यू लिखोगे पर वो वैल्यू आपके वेरिएबल में स्टोर नहीं होगी। तो अगर आप देखोगे तो रिजल्ट्स में आपको यहाँ 4 ही दिख रहा है, इसलिए 4 दिख रहा है क्योंकि आपने ICIT के बाद जैसे ही स्पेस दिया तो आपका इनपुट का काम खत्म हो गया। बाद में आप भले ही गोंडा या कुछ और लिखते रहोगे, वो str वेरिएबल में स्टोर नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर ये 4 ही इसका लेंथ बता रहा है। तो आप दोस्तों याद रखो कि जब भी स्ट्रिंग हैंडलिंग के रिलेटेड कोई इनपुट करो, आप स्ट्रिंग हैंडलिंग का कोई प्रोग्राम अगर बना रहे हैं और उसमें स्ट्रिंग को इनपुट कर रहे हैं तो मस्ट है कि आप गेट्स फंक्शन के जरिए इनपुट का काम करिए। तो गेट्स बहुत ही ईजी है, आपको सिंपल यहाँ पर लिख देना होता है गेट्स, और गेट्स के बाद एक ब्रैकेट खोलिए और आपका जो स्ट्रिंग वेरिएबल है आप उसको लिख दीजिए। अब आपका ये इनपुट का काम करेगा। ये एज इट इज स्कैन-एफ ही है, पर स्कैन-एफ का बेनिफिट ये है कि उसमें हम किसी भी डेटा टाइप के वैल्यू को इनपुट करा पाते हैं, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, न्यूमेरिक वैल्यू। पर गेट्स जो है ये स्पेशली केवल स्ट्रिंग वेरिएबल के वैल्यू को इनपुट कराने के लिए बनाया गया है। इसके साथ आप इंटीजर या सिंगल कैरेक्टर वैल्यू इनपुट नहीं करा पाएंगे। और गेट्स का फायदा ये है कि अगर आप स्पेस के साथ आगे कोई वैल्यू लिखते हो तो स्पेस इसके लिए टर्मिनेटर का काम नहीं करता है। इसके टर्मिनेटर का काम जो होता है वो इंटर की होता है। तो जब आप इंटर की हिट करोगे तब आपका इनपुट कंप्लीट होगा। तो मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूँ तो रन करने पे मैंने यहाँ पे लिखा ICIT, फिर मैंने यहाँ पे लिखा गोंडा। तो अभी मैं इंटर कर रहा हूँ, तो इंटर करने पे हमारा इनपुट कंप्लीट हुआ। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इसकी साइज 10 बता रहा है। 10 क्यों बता रहा है? ICIT 4 हो गया, और ICIT के बाद जो आपने स्पेस दिया तो स्पेस भी एक सिंबल है, एक करेक्टर है, तो उसको भी वो काउंट करेगा। तो ICIT 4 स्पेस एक यानी 5, गोंडा में 5 लेटर्स है, तो आपका टोटल साइज जो हो गया वो 10 हो गया। तो इस प्रोग्राम में मैंने आपको गेट्स इनपुट फंक्शन के बारे में समझाया कि क्या फ़ायदा है, और एक लाइब्रेरी की हेडर फाइल है आपका स्ट्रिंग डॉट h, इसमें strlen एक फंक्शन है, मैंने उसका प्रयोग करके दिखाया। जब भी आगे आपको किसी भी प्रोग्राम में स्ट्रिंग के लेंथ को पाने का काम करना हो तो उसके लिए आप strlen फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको एक दूसरा प्रोग्राम दिखाता हूँ। इस प्रोग्राम का उद्देश्य वही है जो पहले वाले प्रोग्राम का था, मगर इस प्रोग्राम में मैं चाहता हूं कि मैं किसी प्री डिफाइंड फंक्शन का सहायता ना लूं और जो मैं कैरेक्टर स्ट्रिंग के रूप में इनपुट करूं उसका लेंथ आ जाए, यानी मैं खुद कोडिंग के जरिए लेंथ पाऊंगा। मैं कोई हेडर फाइल स्ट्रिंग डॉट h नहीं यूज कर रहा हूं, ना मैं उसमें strlen फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ मैंने str एक वेरिएबल लिया है और गेट्स के जरिए उसकी वैल्यू इनपुट की है। अब मुझे पता करना है कि मैंने str में कितने कैरेक्टर इनपुट किए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक लूप लगाया है। इस लूप को ये मैं बता रहा हूँ कि हमारा ये लूप तब तक चलेगा जब तक str में हमें नल ना मिल जाए। अगर आपने देखा होगा तो मैंने पीछे आपको अपने प्रेजेंटेशन में नल कैरेक्टर के बारे में बताया था। ये नल कैरेक्टर जो होता है ये आपके स्ट्रिंग के लास्ट में लग जाता है। तो जब आप गेट्स में कोई स्ट्रिंग इनपुट करके इंटर करते हैं तो ये नल का सिंबल लग जाता है, और नल का सिंबल ही बताता है कि आपकी स्ट्रिंग का काम खत्म हो गया, वो वहाँ टर्मिनेट हो गया है। तो इस लूप का मतलब ये हुआ कि ये str के एक एक कैरेक्टर को निकालेगा। जैसे i की वैल्यू 0 है तो ये str 0 के एलिमेंट में जो वैल्यू होगी उसको निकालेगा, और ये लूप तब तक चलेगा जब तक उसे नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता है। अब यहाँ मैंने लेन का काउंट करने के लिए एक लेन वेरिएबल लिया है, तो जितनी बार ये लूप चलेगा यहाँ लेन का मैं प्लस प्लस कर रहा हूँ और यहाँ आई प्लस प्लस कर रहा हूँ इस स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो पूरा लूप चलेगा जितनी बार, तो उतनी बार लेंथ की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो आपको लेंथ मिल जाएगा। और यहाँ मैंने लेंथ को प्रिंट कर लिया है। तो यहाँ अगर आप प्रोग्राम रन करते हैं तो यहाँ भी अगर आप देते हैं ICIT गोंडा तो इसमें 10 कैरेक्टर है तो आपको 10 यहाँ दिखा देगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पर ये i जो मैं अलग से वेरिएबल ले रहा हूँ उसको लेने की ज़रूरत आपको नहीं है,
यहाँ पर आपने जो लेन वेरिएबल लिया है इसी से दोनों का काम ले सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि लेन की वैल्यू 0 है तो ये 0 एलिमेंट की वैल्यू निकालेगा, और लेन प्लस प्लस होगा तो ये दोनों काम करेगा, एलिमेंट्स को आगे खिसकाने का काम करेगा, और जितनी बार लेन की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी तो उसे वो काउंट का भी काम करेगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम को रन करके आप फिर कोई वैल्यू देते हैं तो उसका आपको ये लेंथ बता देगा। तो ये एक परफेक्ट प्रोग्राम है जिसमें मैंने किसी बिल्ट इन फंक्शन का प्रयोग नहीं किया और स्ट्रिंग का मैंने लेंथ निकालने का काम किया है। मैंने आपके लिए एक प्रोग्राम और बना रखा है, चलिए इस प्रोग्राम को भी हम लोग देख लेते हैं। तो इस प्रोग्राम में मैं कर रहा हूँ कि मैं कोई एक स्ट्रिंग इनपुट करूँगा, और स्ट्रिंग इनपुट करने के बाद में मैं ये पता करना चाहता हूँ कि इस स्ट्रिंग में मैंने कितने अल्फ़ाबेट दिए हैं, मैंने कितने डिजिट दिए हैं, मैंने कितने स्पेशल कैरेक्टर दिए हैं। अल्फ़ाबेट का मतलब ए से जेड, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो, और डिजिट का मतलब ये हो गया कि 0 से लेके 9 तक हो। उसके अलावा जितने भी प्रतीक होते हैं वो स्पेशल कैरेक्टर के कैटेगरी में आते हैं, उनको मुझे काउंट करना है। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैंने एक str वेरिएबल लिया है, और अल्फ़ाबेट को काउंट करने के लिए, डिजिट को काउंट करने के लिए, स्पेशल कैरेक्टर को काउंट करने के लिए मैंने 3 वेरिएबल लिए हैं, और इनकी वैल्यू मैंने प्रारंभ में 0 इनिशलाइज की है। यहाँ मैंने आई वेरिएबल 0 इसलिए लिया है क्योंकि मेरा जो स्ट्रिंग होगा उसके एक एक एलिमेंट को निकाल के मुझे नल तक जाना है, इसलिए मैंने आई की वैल्यू 0 ली है। अब यहाँ मैंने स्ट्रिंग इनपुट किया और लूप चलाया। लूप चलाने पे मैंने ये बताया कि ये लूप तब तक चलेगा जब तक हम नल तक ना पहुँच जाएं, और यहाँ मैंने इफ़ में कंडीशन लगाया है कि str आई की वैल्यू 0 होगी तो ये पहले कैरेक्टर को निकालेगा। अगर वो स्मॉल a और z के बीच या कैपिटल A और Z के बीच होता है तो उस स्थिति में हमने यहाँ पे al प्लस प्लस किया है। अगर ये एल्स है और इसके साथ अगर वो डिजिट्स है, डिजिट्स बोलने का मतलब 0 से लेकर 9 के बीच है, तो यहाँ मैंने इसको काउंट किया है। अब इसके अलावा अगर कोई बच रहा है तो वो स्पेशल कैरेक्टर में काउंट होगा, और यहाँ मैंने आई प्लस प्लस किया है जिससे हमारा एलिमेंट एक आगे बढ़ जाए। तो ये क्या करेगा कि आपके प्रत्येक एक एक कैरेक्टर को निकालेगा और उसको नल तक ले जाएगा, और अलग अलग वो काउंट करेगा कि वो अल्फ़ाबेट कैटेगरी में है कि डिजिट में है। सबके लिए मैंने इफ़ के साथ एक कंडीशन लगा रखा है। आप चाहें तो यहाँ जहाँ मैंने ए जेड स्मॉल में लिख रखा है, यहाँ आप इसकी जो आस्की वैल्यू होती है, आस्काई वैल्यू होती है, उसके द्वारा भी यहाँ आप कंडीशन को जांच सकते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ नल लूप ना चला के जहाँ आपने str को इनपुट कराया था यहीं ही str एलियन के जरिए उसका लेंथ निकाल लीजिए, तो लेंथ आपको पता लग जाएगा। तो आप एकदम लूप एग्जैक्ट लगा सकते हैं कि हमारा वो लूप वहाँ तक जाए जहाँ हमारा लेंथ को रीच ना कर ले। या अगर आप कोई प्री डिफाइंड फंक्शन का यूज नहीं करना चाहते हैं तो आपको इस प्रक्रिया से इस प्रोग्राम को बनाना होगा। अब जब लूप खत्म हुआ तो यहाँ मैंने सारे काउंट को जो किया था, अल्फ़ाबेट, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर को यहाँ मैंने प्रिंट कर लिया है। तो जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो रन करने पे आप एक स्ट्रिंग इनपुट करिए, जैसे ICIT 2710001, यहाँ मैंने लिखा @by, और यहाँ मैंने डॉट का निशान लगा दिया, एंटर कर दिया। तो अगर आप देखिए तो ये बता रहा है टोटल अल्फ़ाबेट 6, तो ICIT 4 हो गया, BY ये 6 आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए। 2710001 जो हो गया ये 6 डिजिट्स का हो गया, तो ये 6 बता रहा है। अब आपको बता रहा है कि 4 आपके स्पेशल कैरेक्टर है, तो 4 स्पेशल कैरेक्टर क्या हो गया @ और जो डॉट का निशान है ये हो गया, और 2 स्पेस मैंने दिया है ये इसको भी काउंट करेगा, इसलिए ये बता रहा है कि आपका 4 इसमें स्पेशल कैरेक्टर है। तो आपका ये जो प्रोग्राम है इसमें मैंने ये सिखाने का काम किया है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को इनपुट करके नल तक लूप चला के उसके लिए जो भी प्रोसेस करना चाहते हैं आप प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक प्रोग्राम और बना सकते हैं कि हम कोई एक स्ट्रिंग इनपुट करें, आप ये लूप चला दीजिए, अब आप पता करो उसमें वावेल्स कितने हैं और कॉन्सोनेंट्स कितने हैं। तो वावेल के लिए आपको पता है कि AIOU जो होते हैं उसके लिए आप इफ कंडीशन लगा लीजिए, स्मॉल के लिए भी और कैपिटल के लिए, और एल्स होता है तो इसका मतलब कॉन्सोनेंट में आएगा, उन दोनों को आप काउंट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको पता कर सकते हैं। आप एक प्रोग्राम ये भी बना सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रिंग है इसमें कितने शब्द हैं,
तो शब्द का मतलब हमारा जब एक शब्द खत्म होता है तो हम स्पेस प्रेस करते हैं, तो स्पेस जहां जहां मिल रहा हो उसको इफ से हम अगर जज करके काउंट कर लें तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे कितने शब्द हैं। तो आपका ये क्लास जो था वो स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए था। आगे मैं स्ट्रिंग के संबंधित कोई प्रोग्राम खुद नहीं बनाने वाला हूं, मैं आपको एक पीडीएफ फाइल बना के ग्रुप में शेयर कर दूंगा। उसमें मैं आपको कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड दूंगा, तो आपका काम होगा उसको बारी बारी बना के जांचने का काम करिएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास। इस क्लास में मैंने आपको स्ट्रिंग हैंडलिंग से रिलेटेड बातों के संबंधित अवगत कराया। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को एकदम प्रॉपर इन तक देखें, और वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे मुझे ये नहीं जानकारी मिल पाएगा कि मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मेरा वीडियो सही है कि नहीं। क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो सकता है मैं कोई स्पेलिंग गलत कर दे रहा हूँ, प्रोग्राम गलत कर दे रहा हूँ, या ऐसे कुछ भी गलती हो सकते हैं। तो जब आप व्यूअर हैं, आपके व्यूअर के जरिए मुझे गाइडलाइन मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि बेसिकली मैंने इस चैनल को इसलिए नहीं बनाया है कि मेरे खूब सब्सक्राइबर हो जाए, व्यूअर हो जाए, मैं इससे पैसा कमाने लगूँ। क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैं एक एजुकेशन सेंटर चलाता हूँ जो ठीक ठाक चलता है, और मैं पिछले 26 साल से कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का काम कर रहा हूँ। मैंने फिजिकली 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है। मेरे द्वारा पढ़ाए गए स्टूडेंट्स काफ़ी बड़े कंपनियों में काम करते हैं और छोटे कंपनियों में भी काम करते हैं। तो मेरा चैनल बनाने का केवल मकसद यही है कि मैं आपके सामने अपने अनुभव को शेयर कर सकूं। जो मेरे सेंटर नहीं आ पा रहे हैं या किसी कारण से उनके पास एक ह्यूज अमाउंट नहीं है फीस देने का, तो वो घर पे भी बैठ के इसको पढ़ सकें। तो जब तक आपके द्वारा कोई फीडबैक कमेंट के रूप में नहीं मिलेगा, मैं दोस्तों नहीं जान पाऊंगा कि मेरे द्वारा कोई मिस्टेक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप ज़रूर लाइक करिए, कमेंट्स में कमेंट्स ज़रूर लिखिए। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है, और आपके दिन के शुभ के लिए मैं शुभकामनाएं आपको देता हूं। नमस्कार।